वंदे भारत। मैं विनय कुमार पांडे आपका एनएमएमएस लक्ष्य यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोग प्रतिशत पढ़ रहे हैं। प्रतिशत के अंतर्गत ये टाइप जो है 5वां है, यानी स्पेशल टाइप क्वेश्चन जो है चल रहा है। ये मैं इस तरीके से इसलिए पढ़ा रहा हूं ताकि आप लोग जो है एनएमएमएस के एग्ज़ाम के साथ साथ नवोदय के एग्ज़ाम, श्रेष्ठा परीक्षा के एग्ज़ाम, पीएमएसएसबी एग्जाम, अटल आवासीय एग्जाम, विद्या ज्ञान एग्जाम, ये सारे एग्जाम की गणित को मैंने जो है कवर किया है ताकि किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस तरीके के जो क्वेश्चन जितने प्रकार के बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, वो सारे प्रकार के क्वेश्चन मैंने जो है अपने इन गणित के वीडियोज में कवर किए हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे, इनका नोट्स बनाएंगे तो निश्चित रूप से आप सफलता को प्राप्त करेंगे। चलिए ये अगला टाइप है, स्पेशल टाइप 5वां है। चलिए इसको करते हैं हम लोग, पढ़ते पहले। देखिए, चीनी के मूल्य में 40% की वृद्धि के कारण कोई आदमी 600 रुपए में 6 किलोग्राम कम चीनी खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। यानी कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन में कि एक व्यक्ति रहा होगा जो डेली जो है चीनी खरीदने जाता था, और चीनी खरीदने जाता था तो 600 रुपए की चीनी वो खरीदता था, और 600 रुपए में जो चीनी वो प्राप्त करता था वो 40% आज जो है वो चीनी का दाम इंक्रीज कर गया है, यानी बढ़ गया है, जिसकी वजह से वो आज 6 किलोग्राम कम चीनी प्राप्त कर रहा है। यानी जितना चीनी वो रोज लेता था 600 रुपए में, उसमें आज वो 6 किलोग्राम कम चीनी प्राप्त कर रहा है। वो इसलिए प्राप्त कर रहा है क्योंकि चीनी का दाम जो है 40% बढ़ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन यही कह रहा है। फिर कह रहा है खरीद पाता है, तो चीनी का प्रति किलोग्राम बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करें। तो यानी आज जो गया है वर्तमान में वो दुकान पर जो खरीद रहा है आज के दाम पर, और चीनी जहां पर आपको 6 किलोग्राम कम प्राप्त हो रही है, कह रहा वही दाम ज्ञात करिए। यानी बढ़ा हुआ दाम पूछ रहा, बढ़ा हुआ दाम। तो आज खरीद रहा बढ़ा हुआ दाम, तो आज वर्तमान में जो पहुंचा है वहां पर खरीद रहा तो 6 किलोग्राम चीनी कम मिल रहा है ना, तो बढ़ा हुआ मूल्य कहे, या अगर कीमत घट जाए तो जो है सामान ज्यादा मिलने लगे तो उस समय जो है घटा हुआ मूल्य कहा जाए। भाई अगर आप कोई सामान ले रहे हो, अगर दाम घट रहा है तो सामान ज्यादा मिलेगा, और दाम बढ़ रहा है तो सामान कम मिलेगा। ठीक है, तो वही जो बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य सामान के दाम के घटने बढ़ने पर निर्भर करेगा। ठीक है, और वही जब आप जिस दिन इसको खरीदेंगे घटने बढ़ने पर, वही वर्तमान मूल्य कहलाएगा। ठीक है, तो कभी भी इस तरीके के सवालों में बढ़ा हुआ मूल्य कहे या घटा हुआ मूल्य कहे या वर्तमान मूल्य कहे, तीनों एक ही चीज है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में वर्तमान मूल्य निकालने का एक ट्रिक होता है, वो आप लोग देखिए कैसे निकालेंगे। उसके लिए सूत्र देखिए उस ट्रिक का। वर्तमान मूल्य बराबर रुपया गुणे प्रतिशत, रुपया गुणे प्रतिशत बटा जितना सामान कम या ज्यादा प्राप्त हुआ है। तो कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, कम या ज्यादा, कहने का तात्पर्य है कि वर्तमान मूल्य अगर मान लीजिए दाम जो है बढ़ जाएगा, कुछ दाम प्रतिशत में बढ़ जाएगा, तो सामान क्या होगा, कम प्राप्त होगा उस दिन जिस समय वो खरीदने जा रहा है। अगर दाम जो प्रतिशत में घट जाए तो सामान क्या होगा, ज्यादा प्राप्त होगा। तो जैसी स्थिति रहेगी उसमें से एक ही चीज लिखाएगा, चाहे कम सामान प्राप्त हो रहा हो चाहे ज्यादा सामान प्राप्त हो रहा हो। ठीक है,
यही एक फार्मूला है, यही फार्मूला नहीं है, ये ट्रिक है एक तरीके से। और ऐसा करने से हम वर्तमान कहने का तात्पर्य है बढ़ा हुआ मूल्य या घटा हुआ मूल्य हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए इसको इरेज कर लेते हैं। ये फार्मूला है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हमारे पास जगह कम है इसलिए जो है इसको हमको इरेज करना पड़ रहा है। चलिए तो इस फार्मूले में वर्तमान मूल्य बराबर पहले रुपया, अब कितना रुपया लगाया है इन्होंने, आदमी ने 600 रुपए लगाया, तो सबसे पहले रुपया लिख लीजिए 600, ठीक है। फिर कह रहा है गुणित प्रतिशत यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी जो हुई है वो प्रतिशत यहां लिखना पड़ेगा। गुणित प्रतिशत यानी कितना, 40%, ठीक है। और बटा में जितना सामान कम या ज्यादा मिल रहा है, यहां कितना सामान कम ज्यादा मिल रहा है, 6 किलोग्राम, किलोग्राम में लिखिएगा 6 किलोग्राम, ठीक है। ये हुआ। अब जरा काटिए, ये देखिए 6 से जो है ये 600 कट जाएगा 100 बार में, 6 कम 6, और उसके बाद ये 0 और ये 0, ठीक है। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 100 गुणे 40%। 40% को जो है जब प्रतिशत का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 0, ये 0, फिर ये 0, ये 0, यानी 1 गुणे 40 बराबर 40 रुपया, बराबर 40 रुपया है। ये 40 रुपया वर्तमान मूल्य है प्रति केजी का, यानी 1 केजी का दाम जो है वो 40 रुपए है। चीनी 1 किलो खरीदने गया है, जो आज जिस दिन वर्तमान में जब उसको चीनी कम मिल रही है तो उस समय दाम इसका जो है 40 रुपया हो गया है, ठीक है। यही इतना पूछा है, ये बढ़ा हुआ मूल्य ज्ञात करे, तो वर्तमान मूल्य कितना है, 40 रुपया, ठीक है। समझ गए आप लोग। फिर से बता देते हैं इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं, एक बार और समझिए, कोशिश करिए। देखिए इसका ट्रिक होता है वर्तमान मूल्य बराबर रुपया गुणित प्रतिशत, चाहे प्रतिशत बढ़ा हो चाहे घटा हो, ठीक है। जो दिया है उसको यहां लिख लेंगे, फिर बटे में जितना सामान कम या ज्यादा आ रहा है उसको लिख लेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए 6 से 600 में भाग दिए 100 आया, 100 लिख लिए, और 40% पहले से था, 40 बटा 100, 100 से 100 कट गया, 40 रुपया जो है वर्तमान मूल्य है। थोड़ा सा क्वेश्चन और आप लोग समझेंगे ये दूसरे क्वेश्चन से, ये जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो वर्तमान मूल्य निकालने का हमारे पास ट्रिक है। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन जहां इस टाइप का क्वेश्चन होगा, इस टाइप का, वहां पर वर्तमान मूल्य इसी फार्मूले से निकालेंगे, रुपया गुणित प्रतिशत बटा कम या ज्यादा जो मात्रा सामान की आप ले रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए जो क्वेश्चन है, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपए में 25 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था, इसमें पहले का पूछ रहा है, यानी ध्यान दीजिएगा चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो गई। चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत कमी हो गई, 10%, ठीक है। यानी दाम घट गया है, और जब दाम घट गया है तो सामान क्या होगा, ज्यादा मिलेगा, ठीक है। यहां पर क्या था, यहां पर जो है दाम बढ़ गया था, इसलिए सामान कम मिला था, यानी 6 किलोग्राम चीनी कम मिली थी, ठीक। सेम उसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन है। चलिए, चीनी के मूल्य में 10% की कमी हो जाने के कारण दुकानदार 2250 रुपए में 25 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है, यानी दाम घटा तो चीनी ज्यादा प्राप्त करता है। चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था, ये पहले का पूछ रहा है, यानी जिस दिन गया है, घटने के बाद जो सामान खरीदा है और सामान ज्यादा मिला है, वो वर्तमान मूल्य पहले हम लोग निकाल लेंगे, यानी हमारे पास वर्तमान मूल्य निकालने का ही ट्रिक है।
उसी को आधार पहले बना करके हम वर्तमान मूल्य पहले निकाल लेंगे, तब हम जो है पूर्व का मूल्य, जो पहले मूल्य था, जिस मूल्य पर वो लेता था, वो मूल्य हम लोग ज्ञात कर पाएंगे। चलिए वर्तमान मूल्य निकालिए। वर्तमान मूल्य बराबर रुपया गुणे प्रतिशत बटा कम या ज्यादा। तो रुपया कितना है इसमें 2250, ये 2250 रुपया, ठीक है। और गुणे प्रतिशत, प्रतिशत कितने प्रतिशत बढ़ जा रहा है, चीनी का मूल्य 10% बढ़ नहीं रहा, घट रहा, 10% की कमी, तो प्रतिशत ऐसे ही लिखिए 10%, साइन के साथ लिखिएगा अन्यथा गलत हो जाएगा। तो उसके बाद बटे में जितना कम या ज्यादा, तो इसमें 25 किलोग्राम चीनी अधिक मिल रही है, तो 25 किलोग्राम नीचे लिख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसको जरा काटिए थोड़ा सा, ये है आपका 2250 गुणे 10%, 10% का मतलब 10/100, और 10/100 को हम लोग काटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/10, ठीक है। अब बटे में क्या रहेगा, ये 25 पहले से है ना, बटे में ये बटे में 25, ठीक है। इस जीरो से ये जीरो कट गया, ठीक है। अब ये 225 बचा है और नीचे 25 बचा है, 25 से 225 काटेंगे तो 25 दाएं 250 होता है, 9 बार में ये कट जाएगा, ठीक है, यानी बराबर 9 रुपए। ये 9 रुपए क्या है, वर्तमान कीमत है। लेकिन इसमें पूछा क्या है, इसमें पूछा चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था। ये वर्तमान में 9 रुपए हुआ है, यानी जो 10% घटने के बाद ये मूल्य जो है 9 रुपया है, यानी 10% घटने के बाद का मतलब ये हुआ कि ये 90% का मान है, 90% का मान 9 रुपए है, और जो पुराना मूल्य रहा होगा वो 100% हम लोग मान करके चलेंगे। कोई भी चीज पहले मान लीजिए 100% पर बिक रही थी, ध्यान दीजिएगा, पहले जो दाम पर बिक रही थी वो 100% थी, उसमें अगर 10% की वृद्धि हो गई तो वो 110% का माल हो गया, यानी 110% उसका मूल्य होगा। अगर 10% की कमी हो गई तो उसका मूल्य 90% का हो गया, ठीक है। 10% अगर कमी करेंगे तो 90% का मूल्य हो गया। तो यहां पर 10% की कमी हुई है, तो ये 90% का मान है 9 रुपया, उसी को लिख लेंगे यहां पर। चूंकि 90% का मान बराबर 90% का मान बराबर 9 रुपया, ठीक है, 9 रुपया। अब जो पुराना मूल्य था ये तो 90 वाला घट करके आया है, वर्तमान मूल्य निकला है ये, और जो पुराना मूल्य था जिसमें पहले बेचा जा रहा था वो 100% कहलाता है। पुराना मूल्य 100%, उसी से कम या ज्यादा होगा, वृद्धि जो होगी मूल्य में उससे कम या ज्यादा होगा, 100% पुराना माना जाता है, मान करके चलते हैं, ठीक है। अब इसलिए पुराना हमें बताना है, इसमें पूछा है, देखिए चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितना था, यानी पुराना वाला बताना है, इसलिए 100% का मान बराबर, ठीक है। ये प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा तो सिर्फ अंक लिखिए, 100%, इसको लिखिएगा पहले 100, इधर वाला 9 का जो है गुणा कर दीजिएगा, और बटा इधर वाला 90 जो है नीचे डाल दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये 0 से 0 कट गया, ठीक है, और ये 9 से 9 कट गया, यानी 10 रुपया, 10 रुपया, यानी जो पुराना मूल्य था वो 10 रुपए था, तो उसी का 10% कम हो करके जो है नया मूल्य 9 रुपए हो गया था। अगर 10 रुपए में 10% की कमी करें तो 1 रुपया कम होगा, तो 1 रुपया जब कम हुआ तो 9 रुपए हो गया था दाम। इसी की वजह से जो है इनको 25 किलोग्राम चीनी ज्यादा प्राप्त हुआ था। तो ये दोनों ही क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं।
अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन और इस पे हम लोग सीखते हैं। चलिए ये तीसरा क्वेश्चन है। इस तीसरे क्वेश्चन से आपको जो है और स्पष्ट हो जाएगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करते हैं। चलिए, चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, यानी 10% कम कर दिया गया है चाय का मूल्य। कमी होने के कारण रुपए 270 खर्च करने पर पहले से 250 ग्राम चाय अधिक आती है। यानी 270 रुपया खर्च करने पर जो पहले चाय मिलती रही उससे ज्यादा जो है 250 ग्राम चाय मिल रही है। चाय का पहले वाला भाव तथा नया भाव ज्ञात करें। नया भाव तो यही है कि जब आपको 250 ग्राम चीनी चाय ज्यादा मिल रही है। अब पुराना ये था कि जब 250 ग्राम चाय नहीं मिल रही थी उतने ही पैसे में। चलिए, तो जो नया भाव है यही वर्तमान भाव कहलाता है। तो वर्तमान भाव का हमारे पास ट्रिक मौजूद है। उसका फार्मूला होता है रुपया गुणे प्रतिशत बटा में कम या ज्यादा मात्रा जो मिल रहा है हमें सामान का। ठीक है, चलिए लिखते हैं वर्तमान भाव। पहले वर्तमान भाव ही निकालते हैं ऐसे प्रश्नों में, क्योंकि उसी का ट्रिक हमारे पास है। वर्तमान भाव बराबर, यहां से हल कर रहे हैं, वर्तमान भाव बराबर रुपया गुणे प्रतिशत बटा कम या ज्यादा जो सामान मिल रहा है। तो रुपया कितना है इसमें 200, ये देखिए 270 खर्च करने पर, तो रुपया है 270 गुणे प्रतिशत, कितने प्रतिशत की कमी हो रही है 10%। 10% को अगर ये 10% है मान लीजिए, ये 10%, इसको हम लिखे तो कैसे लिखेंगे 10/100 और इसको काटेंगे तो 1/10, क्या बचेगा 1/10। तो इसी 1/10 से यहां लिख लेते हैं 10% की जगह हम लोग 1/10 लिख लेते हैं। ठीक है, और बटे में होता है जितना कम या ज्यादा सामान मिलता है, यानी जो सामान लेते हैं वो कुछ कम या ज्यादा मिलता है। तो ये 250 ग्राम अधिक मिलता है, तो 250 ग्राम को केजी में बदल लीजिए। केजी में बदलेंगे तो आप जानते हैं कि 1000 ग्राम का जो है 1 किलोग्राम होता है, यानी 1 किलोग्राम किलोग्राम में भी बदलना है हमको। तो 1000 से 250 में भाग दे दीजिए। भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा 250 बटा 1000। जब ग्राम से भाग देंगे तो ये भी केजी में बदल जाएगा ना, 0 से 0, 25 से कम 25 और चौके 100, यानी 1/4 केजी, 1/4 किलोग्राम या केजी। ठीक है, ये हो जाएगा। चलिए इसको लगाते हैं, ये पहले इरेज कर लें, जगह खाली हो जाए। अब यहां पर बटे में यही जो है जो सामान कम ज्यादा मिल रहा है उसको हमने केजी में बदल लिया, नीचे 1/4 लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए देखिए 0 से 0 कट गया, बचा क्या ऊपर 27 बचा। ठीक है, 27 बचा, और फिर उसके बाद ये नीचे में आपका जो है 1/4 है। अब इसको ऐसे करके लिख लीजिए 27/1 गुणे 4/1। 27 में 4 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 108। कितना हो जाएगा 108। तो ये आपका जो है वर्तमान भाव है। ठीक है, 108 रुपया ये वर्तमान भाव है, 108 रुपया, यानी एक जो 10% कमी होने के बाद जो भाव आया है वो 108 रुपया है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग पहले वाला भाव निकालेंगे। इसको हम इरेज कर देते हैं, यहां लगा देते हैं, यहां जगह खाली है, यहां देख लीजिए, फिर उसके बाद जो है उसको इरेज कर देंगे। तो पहले वाला भाव जो है हमें निकालने के लिए क्या ट्रिक अपनाना पड़ेगा वो देखिए। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने के कारण, 10% की कमी होने का मतलब ये हुआ कि 90% दाम जो है लग रहा है, 90% दाम पर जो है उसका वैल्यू आ रहा है 108 रुपए। तो हमें पूछ रहा है पहले वाला भाव, तो पहले वाला भाव क्या होता है, जो पहले दाम रहता है उसको 100% मानते हैं, तो हमें 100% का मान निकालना है। तो लिखेंगे यहां चूंकि 90%
का मान बराबर 90% का मान बराबर 108 रुपया। ठीक है, इसलिए 100% का मान बराबर, प्रतिशत हटा दीजिएगा, कैंसिल हो जाएगा चूंकि, तो 100 इधर वाला गुणे में आता है, 100 गुणे 108, अब बटे में ये 90, ये 0 से 0 कटा और 9 से इसमें भाग देंगे तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18 यानी 12। अब 12 में 10 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 120 रुपए। 120 रुपए ये जो है पुराना दाम था इसका। ठीक है, पूर्व का दाम यानी पहले वाला भाव। क्या था? पहले वाला भाव, पहले वाला भाव। ठीक, तो ये जो है पहले वाला भाव है और ये जो है वर्तमान भाव जो 10% कम होकर के हुआ है। ठीक है, नोट कर लीजिए ताकि हम इरेज कर दें, जगह खाली हो जाए। यहां करने के बाद जो है यहां से लीजिएगा। ठीक है, 90% का मान 108 रुपया, तो 100% का मान बराबर 120 रुपए। ठीक है, हम जगह खाली कर लें। अब हमें क्वेश्चन नंबर 4 लगाना है। ठीक है, ये खाली हो गया। ये पूरा इरेज कर देते हैं ताकि ये क्वेश्चन भी लगाने के लिए हमको पर्याप्त जगह मिल जाए। ये हो जाए। चलिए देखिए, ये कह रहा है राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया तथा शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब यदि उसके पास 8,640 रुपए बचे हों तो उसकी आय क्या होगी, यही पूछ रहा है। तो उसकी आय क्या रही होगी या क्या थी। ठीक है, माना उसकी आय x है, x मान करके करते हैं। माना उसकी आय, माना आय जो है वो x रही होगी। अब ध्यान दीजिएगा जरा, राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया। अगर मान लीजिए x उसकी आय थी तो उसका 4% उसने क्या है दे दिया है चैरिटी में, तो इसके पास कितना बचा है, क्योंकि लास्ट में बता रहा है उसके पास वाला ही पैसा बता रहा है 8,640, तो हमें सिर्फ पास वाला, उसके पास वाले का गणना करना है। जो दान दे रहा है या कहीं दे रहा है उससे हमें मतलब नहीं रखना है। तो कह रहा है राम ने अपनी आय का 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया, तो 4% तो दे दिया, लेकिन पास में क्या है, इसी x का जो उसकी आय थी उसका जो है इसके पास x का, उसके पास जो है 96% पैसा रह जाता है। ठीक है, x का 96% पैसा उसके पास रह जाता है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लास्ट में उसके पैसे का वैल्यू यहां दिया हुआ, तो एक इक्वेशन बनाएंगे और वैल्यू उसके बराबर रख देंगे। ठीक है, चलिए फिर 4% किसी चैरिटी को दान स्वरूप दिया है तथा शेष का, यानी शेष का मतलब ये जो पैसा है इसका, यही शेष बचा है ना, x का 96% जो वैल्यू निकलेगा यही तो शेष होगा। कह रहा है शेष का 10% एक बैंक में जमा कर दिया। अब इसका 10% जो है बैंक में जमा कर दिया है। ठीक है, कर दिया। अब यदि उसके पास 8,640 रुपए बचे हो तो उसकी आय क्या है। तो जब 10% बैंक में दे दिया तो उसकी गणना तो हमें करनी नहीं है, इसके पास क्या है उसकी गणना करनी है। तो इसका
10% जब बैंक को दे दिया तो इसके पास क्या रह गया, 90%। तो इसका जो है इस पैसे का 90% इसके पास रह गया, ठीक है। और कह रहा है ये टोटल जब ये सब सारा काम ये कर दिया तो उसके पास जो है 8,640 रुपए बचे हैं। यानी ये सारा काम करने के बाद अब राम के पास जो है 8,640 रुपया बचा हुआ है। अब यही गुणा भाग कर लीजिए और यहां से x का मान निकाल लीजिए। चलिए करते हैं। देखिए x का मतलब होता है गुणा, और 96 परसेंट नीचे 100 चला जाएगा। फिर का मतलब गुणा, 90 परसेंट का मतलब 100 नीचे चला जाएगा, बराबर 8,640, ठीक है। अब देखिए ये देखिए 0 से 0 कट गया, ठीक है। और जरा 24 से काटिए तो 4 से काटिए, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 चौके 16 यानी 24। 4 से इसको काटेंगे तो 25, ठीक है। तो आपका हो गया x गुणे 24/25, 24/25, ठीक है। और गुणे 9/10, गुणे 9/10 बराबर 8,640, ठीक। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसके नीचे 1 लिख करके ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और x की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए क्या हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपका x बराबर, अब ये 8,640 इधर रख लेते हैं, 8,640 अब गुणे में 25 और 10, गुणे में 25 और गुणे 10, अब बटा में 24 गुणे 9, ठीक है। अब इसमें गुणा भाग करेंगे हम लोग। चलिए गुणा भाग करते हैं। ये देखिए ये 24 है, तो इससे जो है इसमें भाग देते हैं 8 6 4 में। चलिए भाग दें 24 से, 24 8 6 4 0, तो 24 तिहाई 72, ठीक है। 6 में से 2 गया 4 और ये 1 बच गया 14, ठीक। फिर ये 4 उतर जाएगा 44, फिर 24 छक्का, 24 में 6 का गुणा करेंगे तो 6 चौक 24, 2 6 दूनी 12, 1 13 14, 144 यानी 6 बार जाएगा। 6 बार डालेंगे तो 144 कट जाएगा। फिर ये 0 बच जाएगा आपका, 0 यहाँ आ गया यानी 360, यानी ये 360 बार में ये कट जाएगा, ठीक है। 360 बार में। अब ये देखिए आपका 360 बार में कट गया। अब जरा ये 3 से काटिए, ये देखिए 3 त्रिका 9, और ये देखिए 3 एकम 3, 3 दूना 6, 120। फिर 3 से कटेगा, 3 चौक 12 यानी ये 40 हो जाएगा, ठीक है। 40 गुणे 25 गुणे 10, 40 गुणे 25 गुणे 10। अभी ये देखिए ये 400 हो जाएगा, और 400 में 25 का गुणा करेंगे तो 10,000। ये देखिए 1 आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 1 आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 रुपए, यानी इसका जो पूर्व वेतन था, ठीक है, जो पूर्व में आया था वो 10,000 रुपए थी। और जब ये क्या किया था, इसने 4% किसी चैरिटी को दान दे दिया था उसमें से, फिर उसके बाद जो शेष बचा था उसका 10% बैंक में जमा कर दिया था, तब जाकर के उसके पास 8,640 रुपए बचे थे, ठीक है। उसकी आय कितनी थी, 10,000 रुपए, ठीक। यही इसका आंसर है।
चलिए अब इसके आगे और क्वेश्चन है उसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव प्रक्रिया में कितने मतदाता थे, यानी वोटर लिस्ट में कितने मतदाता थे यही पूछ रहा है। ठीक है, मान लीजिए वोटर लिस्ट में कुल मतदाता 100% थे, मानी जो भी संख्या रही होगी उसको 100% मान लेते हैं, परसेंटेज में मानते हैं। ठीक है, माना मतदाताओं की संख्या परसेंट में मानेंगे 100% थी। कोई भी संख्या रही हो अपने आप में 100% होती है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। इस चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, यानी 100 में से 8 तो मत का प्रयोग किए ही नहीं है। 100% में से 100% में से 8% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया है। तो मत का प्रयोग करने वाले कितने हैं, लिख लीजिए। मत मतलब वोट देने वाले, मत का प्रयोग करने वाले हो जाएंगे, हो जाएंगे आपके 100% माइनस 8% बराबर 92%, यानी 92% जो है चुनाव में वोट डाल रहे हैं। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, प्रयोग नहीं किया। जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इन जीतने वाला कितना पाया, 48% मत पाया है। तो चलिए जीतने वाले का मत ले लीजिए 48%। ठीक है, अगर ये जीतने वाला 48% पाया है तो जब 2 ही उम्मीदवार हैं तो 92 में से हारने वाला कितना पाया होगा, कितने प्रतिशत मत। अरे 92 में से यही जीतने वाले का प्रतिशत घटा दीजिए, क्योंकि 2 ही उम्मीदवार हैं। तो 92 में से आप 48 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 12 में से 8 जाएगा 4 और 8 में से 4 जाएगा 4, यानी 44%। यानी हारने वाला कितना पा रहा है, 44% मत। कितना पा रहा है, 44% मत। ठीक है, और इन दोनों का अंतर मैंने ऋण यहां इसलिए लगाया है क्योंकि यहां लिखा हुआ है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतों के 48% मत लेकर के दूसरे उम्मीदवार यानी हारने वाले उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। यानी 48% मत में से 44% मत, यानी जीतने वाले के मत में से हारने वाले के मत को हम घटा देंगे तो उसका मान अंकों में जो आ रहा है वो 1100 है। कितना आ रहा है, 1100। लेकिन प्रतिशत में कितना आ रहा है, 48 में से 44 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4%। यहाँ इसी लाइन को आगे यहां से बढ़ा रहा है, यानी 4% का मान बराबर घटाएंगे 48 में से 44 तो 4% हो जाएगा। 4% का मान बराबर कितना है, 1100। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, दूसरे उम्मीदवार को 1100 मतों से पराजित कर दिया। इस चुनाव प्रक्रिया में कितने मतदाता थे, कितने मतदाता थे, तो मतदाता तो पूरे हमने 100% माना है। जो शुरू में पूरे वोटर लिस्ट में जितने लोगों की नाम है वही तो मतदाता हैं, तो 100% हमने माना है। अब देखिए यहाँ 4% का मान 1100 है, तो 100% का मान निकाल लीजिए। यहाँ ऐसे लिख दीजिए, चूंकि 4% का मान 1100 इसलिए 100% का मान बराबर 100% का मान, यहाँ 100 लिखिए यानी 100 लिखिए, 100% का मान बराबर 100 गुणे 1100 अब बटा में 4। ये जो प्रतिशत है इस प्रतिशत से कट जाएगा। अब ये जरा 4 से 100 काट दीजिए, 25 बार में कट जाएगा। ठीक है,
25 बार में कट गया। अब 25 का गुणा 1100 में कर लीजिए। 25 का गुणा 1100 में आप करेंगे तो 1100 गुणे 25, 500, 500, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर 2 से 2 0, 2 0, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0 0, 5 7 2, 27,500 यानी 100%, यानी 100% जो मतदाता थे प्रतिशत में 100% हुए और जो नंबर में वो हुए वो 27,500 हुए। इतने मतदाता जो है पूरे चुनाव प्रक्रिया में भाग लिए थे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 27,500। एक क्वेश्चन और जो है इस वीडियो में मैं लेना चाहता हूं, उसे भी आप लोग देखिए। आइए अब हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए लिखा हुआ है, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया। कोई विद्यार्थी है परीक्षा में जो है 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी 85 अंक उसके कम पड़ गए उत्तीर्ण होने में। ठीक है, इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए। एक दूसरा विद्यार्थी था जो 44% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों में 34 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी जो उसका उत्तीर्णांक था यानी पासिंग मार्क था उससे वह 34 अंक अधिक प्राप्त किए। ठीक है, अब पूछ रहा है पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी पूछ रहा है कितने नंबर का पेपर हुआ था, यानी पूर्णांक बता दीजिए और उत्तीर्ण होने का भी अंक बताइए, यानी पासिंग मार्क भी बता दीजिए। चलिए इसको करते हैं हम लोग। तो लिखा हुआ है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किए। अब परीक्षा कोई भी हो, मान लीजिए जब एक क्लास में परीक्षा हो रही है तो सबकी कापियां एक ही नंबर में जचेंगी, पूर्णांक तो सबके लिए एक होगा, साथ में पासिंग मार्क भी सबके लिए एक होगा। ठीक है, तो पूर्णांक और पासिंग मार्क ये दोनों समान होते हैं, चाहे कोई भी विद्यार्थी हो उनके लिए समान होता है। इस सिद्धांत को जरा याद रखिएगा। लिखा है एक परीक्षा में एक विद्यार्थी 30% अंक प्राप्त किया तथा वह 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी जो पहला वाला मान लीजिए विद्यार्थी है वो 30% अंक प्राप्त किया, ये 30% अंक उसको दे दिए, अंक प्राप्त किया तथा वो 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। अनुत्तीर्ण रहा यानी इसको जो है 85 नंबर कम पड़ गए पास होने में। चलिए इनके में हम 85 नंबर दे देते हैं। ठीक है, तब ये क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे, यानी पासिंग मार्क प्राप्त कर लेंगे ये। ठीक है, ये मान लीजिए इक्वेशन फर्स्ट है। ठीक, फिर दूसरा देखिए 30% अंक प्राप्त किया तथा वो 85 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा, यानी फेल हो गया था तो उसको 85 अंक हमने दे दिया, वो पास हो गया। ठीक, इसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी ने 44% अंक प्राप्त किए। अब दूसरा विद्यार्थी था तो वो 44% अंक प्राप्त किया, चलिए उनको 44% अंक दे दिए, अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों में 34 अंक अधिक प्राप्त किए। ये जो पासिंग मार्क वो पाया था, वो पासिंग मार्क जो उसका था उससे वह 34 अंक ज्यादा प्राप्त किया है। तो अगर 34 अंक घटा दें उसके मार्क्स में से तो पासिंग मार्क के बराबर ही तो होगा। चलिए ये ज्यादा पाए हैं तो इनके में से घटा दीजिए 34 नंबर, और जब घटा देंगे तो ये भी जो है पासिंग मार्क के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि पासिंग मार्क तो सबके लिए समान है। ये हो गया आपका न्यूनतम अंकों में 34 अंक अधिक प्राप्त किए, पूर्णांक तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिए पासिंग मार्क के बराबर ये भी समीकरण है और पासिंग मार्क के बराबर ये भी समीकरण है, तो दोनों बच्चों के लिए पासिंग मार्क तो एक ही होगा, तो यानी ये वाला समीकरण इस समीकरण के बराबर होगा। चलिए बराबर कर लेते हैं। 44% ऋण 34 बराबर 30% धन 85, ये दोनों बराबर कर लिए क्योंकि पासिंग मार्क दोनों के लिए सेम होगा। अब जरा
प्रतिशत एक तरफ करिए, नंबर एक तरफ करिए, तो 44%, आज 30% इधर ले आइए, 30% बराबर 85 इधर था ही, और 34 इधर ले जाएंगे प्लस 34, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा 44 में से 30 जाएगा तो 14% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14%। यहां लिख देते हैं, इसी चीज को यहां लिखते हैं, 14% बराबर 85 और 34 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 4 5 9 और 8 3 11, यानी 119। 14% बराबर 119, यानी हमें पता चल गया कि 14% का मान 119 है। तो ये बताइए कि पूर्णांक कितना होता है? पूर्णांक अपने आप में 100% होता है, तो 100% का मान निकाल लीजिए। तो 100% का मान बराबर 100 गुणे 119 अब बटा जो है 14। तो 7 से काटिए, 7 दूनी 14, और इसमें देखिए 7 एकम 7 और 4 बचेगा 49, 7 सते 49, यानी 17। 17 में 100 का गुणा कर दिए, यानी 1700, और 1700 में 2 से भाग लगा दिए तो आपका हो गया 850, यानी जो इसका पूर्णांक था दोनों के लिए 850 था, ठीक है। तो पूर्णांक एक तो आंसर आ गया, पूर्णांक पता करना था तो पूर्णांक पता हो गया, तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए, तथा उत्तीर्णांक भी चाहिए इसको, यानी पासिंग मार्क भी चाहिए। तो पासिंग मान लीजिए इसी समीकरण को देखिए, 30% मार्क पाता है, फिर 85 जोड़ देते हैं, पासिंग हो जाता है। तो अब आपको मालूम है 100% का मान 850 है, तो 30% का मान निकाल लीजिए, लीजिए 30% का मान, 30% का मान देख लीजिए, तो हो जाएगा 30 गुणे 14% का मान लीजिए 119 है, तो 30% का मान निकाल रहे हैं, या 100% का मान 850 है, ठीक है। तो 30% का मान, चलिए 850 पे ही निकालते हैं। 30% का मान 30 गुणे 850 अब बटा 100, ये हो गया, कट गया, इससे कट गया। फिर उसके बाद ये आपका हो गया 5 से 5 दूनी 10, अब 5 छक 30, ठीक है। अब 85 में 6 का गुणा, या पहले 2 से काट लीजिए, ये हो गया 3। अब 85 में 3 का गुणा, 85 में 3 का गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 5 3 15, 80 लगा 1, 8 3 24 1 25, 255, 255, यानी यहां पर जो 30% का मान आ रहा है वो 255 आ रहा है, ठीक है, 255। अब पास इस वाले किसी भी इक्वेशन, मान लीजिए इस इक्वेशन में ले जाकर के रख दे रहे हैं, तो 30% का मान कितना है? 255, तो 30% की जगह रख दीजिए 255, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? 85 जोड़ना है, उसमें 85 जोड़ दीजिए, आइए ही क्या हो जाएगा? पासिंग मार्क बना है, पासिंग मार्क पूछ रहा है इसमें, तो जोड़ेंगे तो 5 5 10 का 0 और हासिल लगा 1, 9 9 5 14, 14 और हासिल लगा 1, 340, 340 जो है पासिंग मार्क है इसका, ठीक है। तो इसका आंसर आप लोग जान लीजिए कि पूर्णांक जो है 850 है और पासिंग मार्क जो है 340 है। आंसर पूर्णांक 850 और पासिंग जो है यहां लिखा है, ये पासिंग 340, या लिख दे रहे हैं उत्तीर्णांक, उत्तीर्णांक 340, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन नंबर 6 भी आप लोगों का जो है हल हो गया, और इस वीडियो के साथ साथ हमारा आज प्रतिशत का जो है चैप्टर समाप्त हो गया।
प्रतिशत के ऐसे कोई भी टाइप जो क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है। आप चाहे विद्या ज्ञान परीक्षा हो, चाहे श्रेष्ठा परीक्षा हो, चाहे एसएससी परीक्षा हो, चाहे अटल आवासीय परीक्षा हो, चाहे एनएमएमएस परीक्षा हो, चाहे नवोदय परीक्षा हो, इससे बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। चलिए इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूं। वंदे भारत।